एक सवाल है जो मतलब हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। स्टॉक मार्केट तो एक ही है, नियम सबके लिए बराबर हैं और आजकल जानकारी भी लगभग हर किसी की उंगलियों पर है। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इसी बाजार से करोड़ों कमा लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग या तो पैसा गंवाते हैं या बस जहां के तहां रह जाते हैं? ये है क्या पहेली? ये निवेश की दुनिया का शायद सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी फॉर्मूले या टिप में नहीं छिपा है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। एक तरफ आर मनी का एक लेख है जो शुरुआती गलतियों को गिनाता है। ओके। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास हॉवर्ड मार्क्स जैसे दिग्गज निवेशक के विचारों का निचोड़ है और इन सब के बीच पराग पारिक की किताब है जो हमें बताती है कि असली लड़ाई बाजार से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से है। यानी कि असली खेल रणनीति से ज्यादा मनोविज्ञान का है। तो चलिए पहले उन सतही लक्षणों को देखते हैं जिन्हें हम गलतियां कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ लक्षण है, असली बीमारी कहीं और छिपी है और वो हमारे दिमाग के अंदर है। बिल्कुल। अगर हम आर मनी के लेख को देखें तो उसमें 5 आम गलतियों का जिक्र है। इन्हें हम 2 बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। अच्छा। पहली श्रेणी है बिना सोची समझी योजना, मतलब बस कूद पड़ना। हाँ। इसमें 2 गलतियां आती हैं। एक, बिना लक्ष्य के निवेश करना। ये ठीक वैसा है जैसे आप घर से तो निकल गए पर पता नहीं कि जाना कहाँ है। मतलब अगर 3 साल में कार के लिए पैसा चाहिए तो रणनीति अलग होगी। बिल्कुल। तब शायद आप लिक्विड फंड्स की ओर देखेंगे। लेकिन अगर आप 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। सही है। और इसी श्रेणी में दूसरी गलती शायद जोखिम को नजरअंदाज करना है। हाँ, और ये सबसे खतरनाक है। लोगों को लगता है कि एक हॉट स्टॉक मिल गया है और वो अपना सारा पैसा उसी में लगा देते हैं। एग्जैक्टली। और विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन का मतलब भी लोग अक्सर गलत समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने 10 अलग अलग टेक स्टॉक्स खरीद कर डाइवर्सिफाई कर लिया है, जबकि असल में वो एक ही नाव में सवार हैं। सही पकड़ा। अगर टेक सेक्टर में कोई तूफान आया तो सब डूबेंगे। असली विविधीकरण तो एसेट क्लास में होता है, कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ सोने में, ताकि नाव संतुलित रहे। बिल्कुल। ठीक है, तो पहली श्रेणी हुई योजना की कमी और दूसरी श्रेणी क्या है? दूसरी श्रेणी है भावनाओं के आधार पर लिए गए फैसले। यहाँ बाकी 3 गलतियां फिट होती हैं, जैसे जल्दी मुनाफा कमाने की चाह। लोग रातों रात अमीर बनने की कहानियां सुनते हैं और फोमो मतलब पीछे रह जाने के डर में आकर किसी भी कीमत पर कोई भी स्टॉक खरीद लेते हैं। हाँ। वो भूल जाते हैं कि धैर्य और कंपाउंडिंग ही असली दौलत बनाते हैं। और इसी का दूसरा पहलू है बाजार को टाइम करने की कोशिश। हर कोई सोचता है कि वो सबसे निचले पॉइंट पर खरीदेगा और सबसे ऊपरी पॉइंट पर बेचेगा, जो कि लगभग नामुमकिन है। वॉरेन बफे का वो मशहूर कथन याद आता है, शेयर बाजार बेसब्र लोगों से सब्र वाले लोगों तक पैसा पहुंचाने का एक जरिया है। सही बात है। और आखिर में 5वीं गलती है लगातार सीखने से बचना। बाजार एक बहती नदी की तरह है, हमेशा बदलता रहता है। जो सीखना बंद कर देता है वो किनारे पर अटक जाता है। तो ये तो हुए लक्षण, योजना की कमी और भावनात्मक फैसले। अब आते हैं असली बीमारी पर। पराग पारिक कहते हैं कि निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये 100% सच है। हमारी दिमागी बनावट ही ऐसी है जो हमें निवेश में गलतियां करने पर मजबूर करती है। जैसे उदाहरण के लिए हर्ड मेंटालिटी, यानी भेड़ चाल को ही लीजिए। जब हम देखते हैं कि सब लोग एक खास स्टॉक खरीद रहे हैं तो हमें लगता है कि जरूर इसमें कोई बात होगी। हाँ, एक सुरक्षा महसूस होती है कि अगर मैं डूबा भी तो अकेला नहीं डूबूंगा। बिल्कुल, यही वो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। मुझे याद है 2000 के .com बबल में या हाल के कुछ मीम स्टॉक्स के क्रेज में ऐसा ही हुआ था। हर कोई सिर्फ इसलिए खरीद रहा था क्योंकि दूसरे खरीद रहे थे। हाँ, और भीड़ अक्सर चट्टान की तरफ ही भागती है। यहीं पर वॉरेन बफेट का सेकंड लेवल थिंकिंग का सिद्धांत तस्वीर में आता है। सेकंड लेवल थिंकिंग, ये भीड़ से अलग सोचने की कला है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल थिंकिंग में असल फर्क क्या है? फर्स्ट लेवल थिंकिंग सीधी और सतही होती है। जैसे ये एक शानदार कंपनी है, इसका बिजनेस बढ़ रहा है, चलो इसका स्टॉक खरीद लेते हैं। ये सोचना आसान है, बहुत आसान है, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। और सेकंड लेवल थिंकर क्या सोचेगा? सेकंड लेवल थिंकर इससे एक कदम आगे जाएगा। वो कहेगा, हाँ ये एक शानदार कंपनी है, लेकिन क्योंकि ये इतनी शानदार है
इसलिए हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, बाजार ने इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी है कि भविष्य की सारी अच्छी खबरें पहले से ही इसमें शामिल हो चुकी हैं। इस कीमत पर खरीदने में कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो वो शायद इसे बेचने के बारे में सोचेगा। एग्जैक्टली ये सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं, बल्कि कंपनी के बारे में बाजार की सोच के बारे में सोचना है। लेकिन ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब एक आम निवेशक जिसके पास दिन भर बाजार देखने का समय नहीं है, वो ये गहरी समझ कैसे विकसित कर सकता है? ये सवाल बहुत अच्छा है। मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। इसकी शुरुआत आसान सवालों से होती है। जब भी कोई निवेश करने जा रहे हो तो खुद से पूछें, इस स्टॉक के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो मैं जानता हूँ और बाजार नहीं जानता। ज्यादातर मामलों में जवाब होगा कुछ नहीं। हाँ, और ये आपको अति आत्मविश्वास से बचाता है। सेकेंड लेवल थिंकिंग का मतलब हमेशा सही होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आप कब गलत हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और क्या कोई और मानसिक जाल है जिसमें निवेशक फंसते हैं? एक और बहुत शक्तिशाली जाल है लॉस अवर्जन, नुकसान से बचने की प्रवृत्ति। हाँ, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हमें 1000 रुपए का मुनाफा जितनी खुशी नहीं देता, उससे लगभग 2 गुना दुख 1000 रुपए का नुकसान देता है। हम नुकसान से नफरत करते हैं। बहुत ज्यादा, और इसका निवेश के फैसलों पर असर विनाशकारी हो सकता है। वो कैसे? इसी डर की वजह से लोग अपने नुकसान वाले शेयरों को बेचना टालते रहते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि एक दिन ये वापस ऊपर आएगा, और वो एक छोटी सी हार को एक बड़ी हार में बदल देते हैं। बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कोई शेयर थोड़ा सा मुनाफा देता है, वो उसे जल्दी से बेच देते हैं। इस डर से कि कहीं ये मुनाफा चला न जाए। हाँ, वो अपने जीतने वाले घोड़ों को जल्दी बेच देते हैं और हारने वालों पर दांव लगाते रहते हैं। तो हमने बात की कि हमारा दिमाग हमें कैसे धोखा देता है। अब बात करते हैं जोखिम की। हमने शुरू में जोखिम प्रबंधन की बात की थी, लेकिन ज्यादातर लोग बाजार के रोज के उतार चढ़ाव को ही जोखिम मान लेते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। NISM के एक लेख में इस पर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। ओके। हमें अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी और जोखिम यानी रिस्क, इन दोनों के बीच का फर्क समझना होगा। और क्या अंतर है इन दोनों में? अस्थिरता मतलब वॉलेटिलिटी सिर्फ कीमतों में होने वाले रोज के उतार चढ़ाव का एक माप है। ये बाजार का स्वभाव है, उसकी सांस की तरह। आज बाजार 2% नीचे है, कल 3% ऊपर हो सकता है। ये अस्थायी है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो अस्थिरता आपका दोस्त भी हो सकती है। सस्ते में खरीदने का मौका देती है। बिल्कुल। तो फिर असली जोखिम क्या है? अगर अस्थिरता जोखिम नहीं है तो? असली जोखिम है आपकी पूंजी का स्थायी नुकसान, परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल। अच्छा। ये तब होता है जब कंपनी के फंडामेंटल्स ही खराब हो जाएं, उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो, उसका मैनेजमेंट भ्रष्ट हो, या उसका बिजनेस मॉडल ही अप्रासंगिक हो जाए। ऐसी कंपनी का शेयर अगर गिरता है तो शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। कभी नहीं। ये असली जोखिम है, ना कि बाजार का रोज का शोर। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान मुनाफा बढ़ाने से ज्यादा इस स्थायी नुकसान से बचने पर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके पीछे का गणित बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? मान लीजिए आपका 100 रुपए का निवेश 50% गिरकर 50 रुपए हो जाता है। अब इसे वापस 100 रुपए पर लाने के लिए आपको 50% का रिटर्न नहीं चाहिए। 1 मिनट। हाँ, 50 रुपए का 50% तो सिर्फ 25 रुपए होता है। यानी आप 75 रुपए पर ही पहुंचेंगे। सही पकड़ा। आपको 50 रुपए को वापस 100 रुपए बनाने के लिए 100% का रिटर्न चाहिए। अरे, उसे दोगुना करना होगा। हाँ, वहीं अगर आपका निवेश सिर्फ 20% गिरकर 80 रुपए होता है तो उसे वापस 100 रुपए पर लाने के लिए सिर्फ 25% का रिटर्न चाहिए। ये तो चौंकाने वाला गणित है। मतलब 50% का नुकसान मिटाने के लिए 100% का मुनाफा चाहिए। ये एक बात ही निवेश के प्रति पूरा नजरिया बदल सकती है। डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना जरूरी है। यही वजह है कि महान निवेशक हमेशा पहले नुकसान से बचने के बारे में सोचते हैं, और इसी सोच से कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की रणनीति निकलती है। यानी भीड़ के खिलाफ जाना। लेकिन जब दूसरे डर रहे हो तो लालची बनो, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। क्या ये रणनीति एक गिरते हुए चाकू को पकड़ने जैसा नहीं बन सकती? बेहतरीन सवाल। एक सच्चा कॉन्ट्रेरियन सिर्फ इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि कीमतें गिर रही हैं। तो फिर वो खरीदता है क्योंकि कीमतें कंपनी की असली कीमत से बहुत नीचे चली गई हैं। वो अपना होमवर्क करता है। वो ये देखता है कि क्या कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। क्या ये डर सिर्फ बाजार की भावना की वजह से है या कंपनी में कोई रियल समस्या है। गिरते हुए चाकू को पकड़ना बेवकूफ़ी है,
लेकिन अगर जमीन पर एक सोने का सिक्का गिरा पड़ा हो और लोग डर के मारे उसे नहीं उठा रहे हो, तो उसे उठाना समझदारी है। बिल्कुल। तो हमने अपनी सोच को नियंत्रित कर लिया, जोखिम को सही से समझ लिया और भीड़ के खिलाफ जाने की हिम्मत भी जुटा ली। तो क्या काम बन गया, या फिर कोई और बड़ी तस्वीर है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी तस्वीर है, और वो है बाजार के चक्रों यानी मार्केट साइकिल्स को समझना। मार्केट साइकिल्स? हाँ, हॉवर्ड मार्क्स कहते हैं कि बाजार एक पेंडुलम की तरह है जो हमेशा दो छोरों के बीच झूलता रहता है, अत्यधिक आशावाद यानी लालच से अत्यधिक निराशावाद यानी डर तक। और वो कभी बीच में ज्यादा देर नहीं रुकता? कभी नहीं। और ये चक्र काम कैसे करते हैं? क्या हम पहचान सकते हैं कि हम चक्र के किस हिस्से में हैं? मार्क्स ने एक बुल मार्केट के 3 चरण बताए हैं। पहला चरण तब शुरू होता है जब कुछ ही समझदार लोगों को लगता है कि हालात बेहतर होंगे, जबकि ज्यादातर लोग अब भी डरे हुए होते हैं। हाँ। दूसरा चरण तब आता है जब ज्यादातर निवेशकों को एहसास होने लगता है कि सुधार हो रहा है और वो खरीदना शुरू करते हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक चरण वो है जब हर किसी को यकीन हो जाता है कि हालात हमेशा बेहतर ही होते रहेंगे और कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और आम निवेशक शायद इसी तीसरे चरण में सबसे ज्यादा पैसा लगाता है। बिल्कुल। जब टैक्सी ड्राइवर और आपके रिश्तेदार आपको स्टॉक टिप्स देने लगे, तो समझ जाइए कि हम तीसरे चरण में हैं। हाँ, कामयाब निवेशक इसी चरण में सबसे ज्यादा सावधान हो जाते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस पेंडुलम के झूले में कहाँ हैं। और इसी संदर्भ में हॉवर्ड मार्क्स ने हाल ही में एक युगांतरकारी परिवर्तन यानी सी चेंज की बात की है। ये बहुत बड़ा बयान लगता है, इसका क्या मतलब है? ये शायद उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण मेमो है। उनका मानना है कि पिछले 40 साल मतलब मोटे तौर पर 1982 से 2021 तक का दौर निवेशकों के लिए एक असाधारण और सुनहरा दौर था। अच्छा। वो इसकी तुलना एयरपोर्ट पर लगे मूविंग वॉकवे से करती हैं। अगर आप उस पे सिर्फ खड़े भी रहे तो भी आप आगे बढ़ते हैं, और अगर आप चल रहे हैं तो आपकी रफ्तार दोगुनी हो जाती है। बिल्कुल। ये एक शानदार उपमा है। और ये मूविंग वॉकवे था क्या? ये था लगातार गिरती हुई ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। हाँ। 1980 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में ब्याज दरें 2 अंकों में थीं और वहां से वो लगभग 0 तक आ गईं। जब ब्याज दरें गिरती हैं तो हर एसेट की कीमत कागज पर अपने आप ज्यादा दिखने लगती है। इसने कंपनियों के लिए कर्ज सस्ता किया, उनके मुनाफे बढ़ाए और शेयरों के वैल्यूएशन को आसमान पर पहुंचा दिया। ये वो हवा थी जिसने हर निवेशक की नाव को आगे बढ़ाया, चाहे वो अच्छा नाविक हो या बुरा। और मार्क्स कह रहे हैं कि अब वो मूविंग वॉकवे बंद हो गया है। न सिर्फ बंद हो गया है बल्कि शायद अब उल्टी दिशा में चलने लगा है। हम दशकों बाद बढ़ती महंगाई और ऊंची ब्याज दरों के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। मतलब जिस सहारे ने पिछले 40 सालों से हर किसी के रिटर्न को बढ़ाया था, वो सहारा अब हट चुका है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रणनीतियां पिछले 40 सालों में काम कर गईं, जैसे बाय द डिप, जरूरी नहीं कि वो आगे भी वैसे ही काम करें। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है। अब निवेशकों को सिर्फ वॉकवे के भरोसे नहीं रहना होगा। अब असली कौशल सेकंड लेवल थिंकिंग और जोखिम प्रबंधन की परीक्षा होगी। अब सिर्फ अच्छी कंपनियां चुनना काफी नहीं होगा, उन्हें सही कीमत पर चुनना और मैक्रो इकोनॉमिक माहौल को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल। और ये हमें वापस हमारी पहली बात पर ले आता है, लगातार सीखते रहना कितना जरूरी है। वाह। तो आज की ये चर्चा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई? हमने 5 सतही गलतियों को लक्षणों के तौर पर देखा और फिर असली बीमारी यानी अपने दिमागी पूर्वाग्रहों को समझा। हमने सेकंड लेवल थिंकिंग की कला को जाना, अस्थिरता और असली जोखिम के बीच का बारीक फर्क समझा और ये भी देखा कि नुकसान से बचना गणितीय रूप से कितना ज्यादा जरूरी है। और अंत में हमने देखा कि बाजार के बड़े चक्रों को समझना और यह पहचानना कि हम शायद एक बिल्कुल नए आर्थिक युग में प्रवेश कर रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। पूरी चर्चा का सार शायद पराग पारेख के शब्दों में सबसे अच्छा है। क्या? बाजार को हराने से पहले हमें अपनी सोच को हराना पड़ता है। आज की बातचीत के बाद एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम वाकई एक नए आर्थिक युग में हैं, जो पिछले 40 सालों की हवा हमारे पक्ष में नहीं बह रही, तो निवेश के बारे में आपकी वो कौन सी एक, कह सकते हैं, गहरी धारणा है जो पिछले माहौल में बनी थी, जिस पर अब आपको गंभीरता से सवाल उठाने की जरूरत